लेट्स स्टार्ट। क्या हो गया? ओके ओके, सो वी वर एट हेयर। हाँ, ओके, कल जो हमने पढ़ाई की उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये क्या हो गया? Okay, so yesterday we have started nuclei, and we have seen that nuclei is consisting of three parts. First is nuclear, first is atomic physics, nuclear physics, and radioactivity. So we have started with nucleus. That nucleus consists of protons and neutrons. Okay, and what is proton? That is atomic number Z. What is neutron? That is mass number minus atomic number. Okay. Then we have studied a new thing, new term known as nucleon. Nucleon is nothing but summation of proton plus neutron. That is nothing but mass number A. Okay. Then we have seen, okay, if I am having any atom X A Z, then Z is your atomic number, A is your mass number. Okay. ओके, अगर आपके पास ये कोई एटम है तो प्रोटॉन कितना होगा जेड, इलेक्ट्रॉन कितना होगा जेड, न्यूट्रॉन कितना होगा ए माइनस जेड, और न्यूक्लियन कितना होगा ए। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सर आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है। आइसोबार कौन से एटम होते हैं? एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है। ये आइसोबार क्या होता है सर? जिसके मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। आइसोटोन क्या होता है सर? जिसके न्यूट्रॉन अलग सेम है, जिन एटम के न्यूट्रॉन मतलब ए माइनस जेड जो है वो सेम है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। फिर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एन एएमयू। एएमयू का नाम मतलब होता है कि मास 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। वन वन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? 1.999। तो वन एएमयू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखवाया था, वन एएमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर ऑफ -27। ठीक है। और फिर हमने पूछा था कितना एक एएमयू में कितना एनर्जी होता है, तो ई इक्वल टू MC²। यहाँ से याद रखना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वन एएमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर ऑफ -27 kg। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि न्यूक्लियर साइज क्या होता है। न्यूक्लियर साइज में मैंने बताया था भाई कि वॉल्यूम जो होता है 4/3 πr क्यूब। मैंने आपको बोला कि एज्यूम करो कि आपका जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या स्फेयर है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो मास नंबर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से मेरे पास बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया, R = R0 A की पावर पर 1/3, और इस पे हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो मास अपन वॉल्यूम कर दोगे तो यहाँ से मेरे पास डेंसिटी जो आता है वो, जो डेंसिटी जो आता है वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, ये यहाँ से हमारा आउटपुट आया था यहाँ से। ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आप अपने को यहाँ पे ये ग्राफ पता होना चाहिए। ये जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेपरेशन बिटवीन द पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो ये ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, जहाँ पे पॉइंट 8 पे मिनिमम वैल्यू आती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है तब वो अट्रैक्टिव होता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब न्यूक्लियर फोर्स नेगेटिव होता है। क्या? F = -du/dr से। ठीक है। तो इसका 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वही 2 पॉइंट अपने को पता होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था भाई एनर्जी, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है? E = MC²। ठीक है। फिर हम आए थे आपके मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पे। मास डिफेक्ट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड इज मास डिफेक्ट। मतलब जो न्यूक्लियस का एक्चुअल में मास है माइनस जो न्यूक्लियस का एक्चुअल में मास है, और
जो रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है। देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने कल क्या पढ़ा था कि भाई न्यूक्लियस के अंदर, कल हमने ये पढ़ा था कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब मुझे निकालना है मास डिफेक्ट, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है और इन दोनों का जो मास है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, वही मेरा क्या है, मास डिफेक्ट है। वही वही मेरा क्या है, मास डिफेक्ट है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, मतलब कितने प्रोटॉन और जेड, जेड मास ऑफ प्रोटॉन एम पी, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ए माइनस जेड इंटू एम एन, और जो न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास कितना है, इन दोनों का डिफरेंस मेरा आ जाएगा मास डिफेक्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा मेरे पास मास डिफेक्ट। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि सर एक और टर्म हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है अपने को सर, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है सर, इट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या आएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे। अगर मैं एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने में मुझे कितनी एनर्जी लग रही है, जिसके बाद उसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो इतनी दूर डिस्टेंस पे चले जाए कि वो वापस मिल ना पाए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये होगी डेफिनेशन। बाइंडिंग एनर्जी का होता है MC², तो डेल्टा एम अपने को पता है, उसको C² से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ गया बाइंडिंग एनर्जी। जो आपका डेल्टा एम था, उसको कर दो C² से मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया बाइंडिंग एनर्जी। अब आपको निकालना हुआ अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब क्या होता है ए, तो बाइंडिंग एनर्जी को ए से डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अगर आप बाइंडिंग एनर्जी को ए से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था, आज हम आगे यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है आर्यमन? हाँ सर। ठीक है। अब ये जो प्लॉट, अब यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। अपने को एक प्लॉट करना है, ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, याद रखना, पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। अपने को ग्राफ प्लॉट करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉम और मास नंबर के बीच में, अपने को एक ग्राफ प्लॉट करना है। Write two important conclusions which you can draw from this plot. Explain with the help of this plot the release in energy in the process of nuclear fusion and fission. यहाँ पे नया टर्म हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है और फिजन क्या होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब देखो, ध्यान से आ जाओ इस ग्राफ पे, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ। ठीक है, इस ग्राफ पे आ जाओ बस, अभी के लिए ग्राफ देखो बस। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है मेरे पास, ये जितने भी यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये सब आपके एटॉमिक वो टेबल है, पीरियोडिक टेबल। H1, H1, H3, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। उसके जो आपके आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है ना, वो है। यहाँ पे भी H11, ये क्या है, H11, H13, है ना। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 8 16 होता है ना, ऑक्सीजन 8 ठीक है, वही है। ठीक है, सल्फर, आयरन, Me, WAN और यूरेनियम। तो ये ग्राफ हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ देखो, ऐसे प्लॉट करना है अपने को। ग्राफ देखें तो ऐसे प्लॉट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो ये है, ये वैल्यू कितनी है, 8.75 आयरन। आयरन इज माई मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। देखिए देखो, आयरन के पहले जितने भी एटम है, आयरन के पहले जितने भी एटम है, दे आर न्यूक्लियाई प्रोन टू फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब क्या होता है, छोटे दो आइटम को मिला के, एटम 1 प्लस एटम 2 को मिला के मेरा बन गया एटम 3। फ्यूजन मतलब ऐड हो रहा है।
फिजन मतलब क्या हुआ, कोई एटम मेरा ब्रेक हो गया दो पार्ट में। समझ में आया? फ्यूजन और फिजन का मतलब समझ में आया? फ्यूजन मतलब क्या होगा, सर दो छोटे छोटे एटम मिलके बन गए एक बड़ा एटम, तो 1+2 मिलके बन गया। फिजन मतलब क्या होता है, बड़ा एटम है ये मेरा वन, वो टूट गया दो छोटे छोटे पार्ट एटम में, तो वो होता है फिजन। क्या ये क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब देखो, अब आपको ये डायग्राम याद रखना। देखो जब मैं क्लास 12 में था, देखो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ अपने उस समय में। ये देखो ऐसे ऐसे याद रखना अपने को, ना ऐसे याद रखना है। आयरन का याद रखना, आयरन का सबसे ऊपर आएगा, आयरन की वैल्यू सबसे ऊपर होती है, आयरन की वैल्यू सबसे ऊपर होती है। ये ग्राफ आपको बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, मेन इसका बस आपको आउटपुट पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या आउटपुट है। ठीक है, आएगा भी तो सीबीएसई में आएगा, आएगा भी तो सीबीएसई में आएगा बनाने के लिए। वैसे बनाने के लिए आता नहीं है, नॉर्मली बस एग्जाम में, जैसे मेरे दो तीन एग्जाम में ही आया हुआ है, वो यहाँ पे एटम लिख देगा एक्स, तो बोल देगा कि ये एक्स क्या है। तुमने समझ में आ रहा है? आयरन आयरन वाला जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है आयरन। ठीक है। अब देखो बाइंड, तो आयरन आयरन 56 में ऐसा मेंशन करना 56। आयरन, हाँ एफ ई, आयरन Fe56, उसका मास नंबर फिफ्टी ठीक। सिक्स होता है ना, आयरन हाँ फिफ्टी सिक्स। अब देखो, इस कर्व से देखो कुछ चार बातें हमको यहाँ पे पता चली। क्या पता चली? देखो यहाँ पे, सर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक H11 H12 H13। सही बात है सर। H12 H13 H13, देखो इसके लिए मेरा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कितना है, इसके लिए कितना है, 1 होगा। इसके लिए कितना है, 2.45 है। इसके लिए कितना है, 6 पॉइंट कुछ है। जब मेरा एटम, जो मेरा लाइट लाइट एटम है, जो मेरे लाइट एटम है, उसके लिए मेरे पास जो बाइंडिंग एनर्जी जो आ रही है, वो कितनी आ रही है, स्मॉल आ रही है, बहुत कम आ रही है। जैसे ही मैं मास नंबर मेरा बढ़ा दो से, जैसे ही इन द मास नंबर रेंज ऑफ 2 to 20, मतलब जैसे ही मैं निकल गया आगे, लिथियम से लेके सल्फर तक, लिथियम से लेके ऑक्सीजन तक, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व रिवील्स मैक्सिमा, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व रिवील्स मैक्सिमा फॉर न्यूक्लियाई He24, He24 के लिए मैक्सिमा आ रहा है, कार्बन के लिए मैक्सिमा आ रहा है, और ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमा आ रहा है, इंडिकेटिंग हायर स्टेबिलिटी, इंडिकेटिंग हायर स्टेबिलिटी एंड मिनिमा फॉर लिथियम, एंड मिनिमा फॉर लिथियम, बोरोन, बोरोन है, बोरोन दिखाया नहीं हुआ इसमें, ओके, नाइट्रोजन, indicating their lower stability than the neighboring nuclei। समझ में आया? भाई जब मैं 2 से 20 के बीच में गया, जब मैं 2 से 20 के बीच में गया, तो मेरे पास जो ग्राफ बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जिग जैग बन रहा है। यहाँ तक तो सीधा था, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो जो टॉप वाला है, तो जो टॉप वाला है, जो टॉप वाला है वो बता रहा है मैक्सिमा, मतलब यहाँ पे ये वाले जो एटम है वो स्टेबल है, और ये वाले जो एटम है वो क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब मिनिमा है, लोअर स्टेबल है। ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेबल कौन कौन सा एटम है वो भी इंपॉर्टेंट है। He, कार्बन, ऑक्सीजन, He, कार्बन, ऑक्सीजन, He, कार्बन, ऑक्सीजन, याद रखो, He, कार्बन, ऑक्सीजन। हाँ, मास नंबर तो याद रहेगा तुमको, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। मिनिमा कौन से है, लिथियम, बोरोन नहीं लिखा हुआ पर वो भी याद रखो, नाइट्रोजन, या और तो बोरोन लिख ऑक्सीजन। लो या तो नाइट्रोजन लिख लो। ठीक है। Li, Bn, Li, Bn, Li, Bn, Li, Bn। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। सर देखो Li का मास नंबर होता है 3, एटॉमिक नंबर 3, बोरोन का 5, इसका 7, है ना। तो जो ऑड वाले हैं वो मेरे कैसे आ रहे हैं, मिनिमा आ रहे हैं। हीलियम का 2 होता है,
कार्बन का 6 होता है, इसका 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो जो इवन वाले हैं वो मैक्सिमा हो रहे हैं। ठीक है, कैसे भी याद रखो, बस याद रखो, याद रहेगा। अब जो ऑड वाले एटम है वो मेरे मिनिमा है, और जो इवन वाले एटम है वो मेरे मैक्सिमा है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? द कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू 8.5। जो मैंने बताया था 8.5, 8.5 है, सॉरी 8.75 नहीं है, 8.5 है। ओके, close to 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इन द मास नंबर रेंज फ्रॉम, ओके, 30 to 120। जैसे ही मैं 30 से आगे बढ़ा, जैसे ही मैं 30 से आगे बढ़ा, तो उसके बाद जो जितने भी एटम है उसके लिए जो रेंज है वो इतना ही है, मतलब 8 के आसपास है ना। ये देखो, सब 8.5 के आसपास में है। द कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू 8.5 इन द मास रेंज ऑफ इतना। इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, it has a peak value of 8.75 mega electron volt per nucleon for iron। ठीक है। जैसे ही मेरा जो जैसे ही मेरा मास नंबर 30 से आगे बढ़ा, तो जो मेरा जो रेंज है वो 8 से लेके 8.5 के बीच में वेरी कर रहा है। और पीक जो आता है वो मेरा आता है 8.75 पे आयरन के लिए। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये आ गया, एज द मास नंबर इंक्रीजेस फर्दर। जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, जैसे ही मैं 30 से 120 से जैसे मैं आगे बढ़ा, 120 था यहाँ पे, जैसे ही मैं 120 से आगे बढ़ा, तो मेरा जो मास, जो मेरा ये है वो 8 से नीचे आ गया। एज द मास नंबर इंक्रीजेस फर्दर, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शोज अ ग्रेजुअल डिक्रीज एंड ड्रॉप टू 7.6 फॉर यूरेनियम, एंड ड्रॉप्स टू 7.6 फॉर यूरेनियम। ठीक है। अब देखो ये जो 4 पॉइंट है, अब देखो इसको कैसे याद रखना है, और कैसे, मतलब आपको चीजों को मतलब एग्जाम में जाओगे तो कैसे आपको चीजों को विजुअलाइज करनी है आपके दिमाग में। अगर ये बनाने के लिए आ गया तो आप सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ कैसे बनाओगे सर? सर यहाँ पे मेरा बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ पे मेरा मास नंबर है। ठीक है। सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये बना लो, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है। ये 9 है। ओके। ठीक है। अब अब अपने को पता है सर 8.75 पे मैक्सिमम आने वाला है मेरा। 8.75 पे मैक्सिमम आएगा। ऐसे जाना है, 1 2, एच ही आ गया। ये क्या बन गया? ये ऐसे ग्राफ बना देना है। ठीक है, यहाँ पे मार दो हीलियम, यहाँ पे मार दो कार्बन, यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे मार दो नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ पे मार दो लिथियम, यहाँ पे मार दो बोरोन, यहाँ पे मार दो नाइट्रोजन। सबसे जो टॉप आएगा वो होगा आपका आयरन, यहाँ पे मार दो आयरन। और ये याद रखो नीचे वाला जो 7 पॉइंट इस पे 8 से नीचे आएगा वो होगा यूरेनियम। बस इतना याद रखना अपने को, इतना याद रखना है अपने को। ग्राफ याद रहेगा? ग्राफ बताओ, हाँ सर। सही ग्राफ याद रहेगा? आसान है, उतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलो। ठीक है, तो इस ग्राफ से अपने को 4 चीजें पता लग रही है कि सर जो छोटे छोटे आइटम है वो फ्यूजन के लिए है, जो बड़े बड़े आइटम है फ्यूजन फिजन के लिए है। सर जो जो मेरे हीलियम कार्बन ऑक्सीजन है वो मेरे ज्यादा स्टेबल है। जो लिथियम नाइट्रोजन और बोरोन और ऑक्सीजन 18 वाला है वो मेरे मिनिमम स्टेबल है, लो लेस स्टेबल है। सर आयरन पे मेरा आयरन जो है वो मेरा मोस्ट स्टेबल एटम है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, विथ विथ
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और सर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे मेरा मास नंबर बढ़ता जाएगा, तो यूरेनियम के लिए जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा, मेरा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8 से थोड़ा कम हो जाता है, और 7.85 के आसपास हो जाता है, 7.6 के आसपास आ जाता है। ठीक है। वट इज द इम्पोर्टेंस, दिस कर्व एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। इस ग्राफ से ही हम इस ग्राफ से ही हम न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। फिजन क्या होता है? व्हेन अ हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई इज नोन एज फिजन। फिजन मतलब क्या हुआ? टूट रहा है। फिजन मतलब क्या हुआ? टूट रहा है। मतलब कोई जब एक हैवी न्यूक्लियर, कोई बड़ी चीज टूटे, जब गिरेगी तभी तो टूटेगी। बड़ी चीज में ही तो टूट के दो हिस्सों में बटेगा, और जो छोटा होगा वो तो छोटा छोटा मिलके बड़ा बनेगा, है ना। और इसमें फ्यूजन क्या होता है? व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। तो बस आपको फिजन का डेफिनेशन पता होना चाहिए और फ्यूजन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा फिजन, ये सब खत्म होता है। अब हमारा चालू होता है रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट। बट रेडियो एक्टिविटी अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके। ठीक है। यहाँ से हम चालू करते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या हुआ? इट इज अ फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम with the emission of one or more penetrating radiation like अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस। मतलब भाई अब मेरे पास जो न्यूक्लियस है, मेरे पास जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो है उसमें क्या, टाइम के साथ इसमें से कुछ कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। इसमें से टाइम के साथ साथ डिके होता रहता है ये। बहुत टाइम के साथ मतलब 1000 साल, 100 साल, 1500 साल, 2000 साल। ये एक दो साल नहीं, एक दो महीना नहीं, रेडियो एक्टिव डिके होता है। जो मेरा एटम है, जो मेरे यूरेनियम है, जो सुनते हो ना आप, यूवी रेस निकल रहे हैं ना, डिके रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल रहा है। जो मेरे हाइयर न्यूक्लियस है, ये वाले जो इस रेंज में आते हैं, यहाँ पे जो आते हैं, है ना, उन उनमें क्या होता है? टाइम के साथ उनके अंदर में से कुछ ना कुछ एमिशन होता रहता है, पेनिट्रेशन होते होते हैं, रेडिएशन। और उनमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस निकलते हैं। तो वही अपने को पढ़ना है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, और गामा पार्टिकल क्या होता है। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। ओके। यहाँ पे है व्हाट इज अल्फा रे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अल्फा क्या होता है। अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल मतलब होता है एक हीलियम 24 का निकल जाना। ठीक है। वेरी इजी शब्दों में, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन है 816, ठीक है, और इसमें से मैं अल्फा पार्टिकल निकाल रहा हूँ एक, मैंने बोला इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा? चल इसमें से एक हीलियम 24 निकल जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6। 6 क्या होता है? कार्बन। 4, यहाँ पे क्या बच गया? 12। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। है ना। तो जब मैं बोलता हूँ कि किसी एटम से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो मतलब क्या निकल रहा है? उसमें से एक हीलियम निकल रहा है। अब भाई हीलियम जो है वो अपने साथ दो, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 4 और मास नंबर 4 होता है। तो भाई इसके पास 16 8 था, तो इसका 4 मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर निकाल देगा। उसके बाद जो एटम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एटम में। इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। अल्फा रेस, अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल निकल रहा है। ठीक है। ठीक है। अभी हमने देखा अल्फा डीके, ये है अल्फा डीके का क्वेश्चन। अभी हम इसके बाद देखेंगे बीटा डीके हो रहा है। हाँ, इस पे फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे क्या है? देखो एक थ्योरेटिकल है ये वाला पार्ट।
These are helium nuclei, He2. These are reflected by electric and magnetic field. They excite fluorescence. They can affect a photographic plate. They ionize heavy gases. They have a low penetrating power. कोई भी इनमें से 3-4 पॉइंट याद रख लो। कोई भी 3-4 पॉइंट जो तुमको लग रहा है वो तुम याद रख लो। मान लो सीबीएसई में लिखने के लिए आ गया, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा, 1-2 पॉइंट, तो ताकि तुम लिख पाओ। ठीक है, पहले तो पता ही है ये हीलियम होता है। हीलियम है, दे आर रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे हैव a low penetrating power. They have a low penetrating power, पहला। याद रखो। दूसरा, they have this one। ठीक है। और they ionize heavily the gases through which they pass। है ना, अगर जैसे वो पास होता है तो उसके पास जो गैस होते हैं उनको वो भी आयोनाइज कर देता है। ठीक है। बीटा रेस क्या होता है? बीटा बीटा में ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है बीटा माइनस, एक होता है बीटा प्लस। बीटा में दो टाइप का आ जाता है, एक होता है बीटा माइनस, एक होता है बीटा प्लस। बीटा डिके, वो हम उसमें पढ़ेंगे बीटा डिके में। अभी बीटा रेस क्या होता है उसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। दे कंसिस्ट ऑफ बीटा रे मतलब इलेक्ट्रॉन। दे कंसिस्ट ऑफ अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सेम चीज जो ऊपर है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? दे आर दे आर, ये क्या लिखा हुआ है, एमिटेड बाय रेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, दे आर यहाँ पे कहा है दे आर एमिटेड। दे आर emitted with emitted with a range of velocity। ठीक है। दे excite fluorescence, they expect a photographic plate, they can ionize a gas। The penetrating power is 100 times that of alpha particle। The range of alpha particle, beta particle is more than the alpha particle। फिर गामा रेस की प्रॉपर्टीज है, और तीनों का यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन कर लिया। आपको ये टेबल पता होना चाहिए बस। कंपेयर अल्फा बीटा गामा। नेचर हीलियम, इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी, मास इतना होता है, चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 0। रिफ्लेक्शन, इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, इसमें नील होता है। इसमें होता है रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल, इसमें होता है रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, इसमें नील, इसमें नहीं होता है। इसमें स्पीड 10 की पावर 7 होती है, इसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें सबसे ज्यादा होती है। आयोनाइजिंग पावर, इसमें 10 की पावर 4 टाइम्स ऑफ, इसमें सबसे मिनिमम होती है। इसका 10 की पावर 4 अल्फा में होता है, और इसका 10 की पावर 2 बीटा में होता है। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे मिनिमम इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है। तो ऐसे पूछ सकता है पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम किस में होता है? अल्फा रे में। आयोनाइजिंग पावर सबसे कम किस में होता है? गामा रेस में। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट सबसे ज्यादा किस में होता है? अल्फा में होता है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट है। ये आठों के आठों पॉइंट अपने कॉपी में लिख लेना, छोटे मोटे एग्जाम्स में और सीबीएसई में आ जाएगा लिखने के लिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये तो मैं अभी अभी आपको पढ़ाऊंगा रेडियो एक्टिव डिके में। अच्छा, यहाँ से आता है अब अपना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? स्टेट द रेडियो एक्टिव डिके। ये रिलेशन निकालना है अपने को, और ग्राफ बनाना है अपने को। ठीक है। ये जो टेबल है, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये ये आपने सेम केमिकल कैनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, वही चीज रिपीट होगी। What is decay law? What is radioactive decay law? Radioactive decay law क्या होता है? This law states that the number of nuclei disintegrating per second of a radioactive sample at any instant is proportional to the number of undecayed nuclei present at the sample present in the sample at that instant। मतलब मतलब रेडिएटिव डिके लॉ ये बताता है कि भाई कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी सैंपल, कोई रेडिएटिव सैंपल है आपके पास, कोई सैंपल है, उस सैंपल में से किसी टाइम पे इसमें से कितने न्यूक्लियाई निकल रहे हैं, कितने निकले हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस समय इसमें कितने अनडिकेड
नंबर प्रेजेंट है, अनडिकेड न्यूक्लियाई है वो, मतलब मान लो ये 100 था, 100 में से 20 वो हो गया, क्या बोलते हैं, डिके हो गया, कितना बचा, 80 बचा ना। 80 क्या है आपका अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये इसका डेरिवेशन आता है, let n naught is the number of radioactive nuclei present at time t in a sample। ओके, मान लो ये मेरे पास से सैंपल है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे इसके पास जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वो एन नॉट है, एन नॉट है, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बीता, थोड़ा थोड़ा टाइम बीता, और टाइम टी हो गया। अब जब टाइम टी हो गया, जब टाइम मेरा टी हो गया, अब इसमें जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो अंदर बचा हुआ है वो एन बचा हुआ है। पहले एन नॉट था, अब एन बचा हुआ है। एन नॉट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, एन कम होगा, ठीक है। डीएन क्या है, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विच डिसइंटीग्रेट इन द स्मॉल इंटरवल टाइम dt। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव लॉ में से जाऊं, वो क्या बोल रहा है कि भाई माइनस डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, माइनस डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई वो मेरा जो मेरा जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो तो कम हो रहा है ना। मेरा जो माइनस डी एन करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, एन माइनस एन नॉट। एन मेरा कम, मान लो ये 100 था, अब यहाँ पे 80 बचा, 80 माइनस 100, तो माइनस माइनस को वो करने के लिए माइनस लगा दिया हमने। माइनस डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, एन मतलब जो समय पे बचा हुआ है। तो मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन। लेमडा क्या है, मेरा कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डिके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन। मैं यहाँ से मैं एन को नीचे लेके आया, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, तो डी एन बाई एन का आ गया लॉग एन माइनस लेमडा टी। लॉग को हटाऊंगा मैं, लॉग को हटाऊंगा, कांस्टेंट सी आ गया। तो टी इक्वल टू 0 पे एन की वैल्यू क्या थी, एन नॉट। टी इक्वल टू 0 थी तो एन की वैल्यू एन नॉट थी, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई लॉग ई एन नॉट। तो लॉग ई एन इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस लॉग ई एन नॉट। तो लॉग लॉग को पास में लेके आऊंगा, तो लॉग ए बाई बी हो जाएगा, लॉग ए माइनस बी। तो एन इक्वल टू एन नॉट, यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ गया, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। अब देखो, जब मेरा यहाँ पे देखो, अब टाइम, जब मेरा टाइम जीरो है, टी इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू एन नॉट, है ना। जब मेरा टाइम जीरो है तो भाई एन नॉट ही है। जब टाइम टी हो गया तो वो धीरे 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 में एन कितना होगा, कम होगा। एन मेरा कम हो रहा है, ई की पावर माइनस लेमडा टी। ई की पावर माइनस लेमडा टी को कैसे प्लॉट करोगे, ऐसे, है ना। ई की पावर माइनस लेमडा टी को ऐसे करोगे, भाई जब टी इक्वल टू जीरो है तब इतना था, जब टी कुछ टी हाफ हो जाएगा तब इतना हो जाएगा, धीरे धीरे, है ना? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो ई की वो एक्सपोनेंशियल से डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया वो क्या आया, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हाँ सही। ठीक है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रेडियो एक्टिव डिके लॉ। इस इक्वेशन से मुझे पता चलता है ये है मेरा रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ के बारे में आएगा लिखने के लिए, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिख देना है, फिर डी माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा इन प्रोपोर्शनल टू एन। आपको यहाँ पे बताना है एन नॉट क्या है, एन क्या है, डी एन क्या है। इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, यहाँ से फॉर्मूला आएगा एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। अब लेमडा निकालना हुआ, अगर मेरे को पता होना चाहिए भाई, अगर मेरे पास यहाँ पे टी की वैल्यू वन बाय लेमडा हो जाएगी, टी की वैल्यू वन बाय लेमडा हो जाएगी, तो ये ई की पावर माइनस वन हो गया। और ई की वैल्यू कितनी, वन बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, 0.368। तो एन इक्वल टू 36.8% ऑफ एन नॉट आ जाएगा यहाँ से। दस द रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट लेमडा इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल during which the number of active nuclei in a sample reduces to 36.8% of its initial value। वो मेरा है lambda। The radioactive decay constant lambda is defined as the reciprocal of time t equal to 1 upon lambda लिया ना हमने यहाँ पे, lambda equal to 1 upon t। It is defined as the reciprocal of time interval during which the number of active nuclei in my sample reduces to 36.8% of the initial value, ना। पहले तो एन नॉट था, अब कितना बचा है, 36.8% ही बचा है उसमें। तो वो मेरा क्या है, लेमडा है, ठीक है।
तो यहाँ से रेडियो एक्टिव डीके लॉ हो गया हमारा, रेडियो एक्टिव डीके लॉ पढ़ लिया हमने, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। फिर मैंने रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट का अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो वो भी लिख सकते हो आप यहाँ से। अब यहाँ से एक बचता है हमारा टी हाफ, हाफ टाइम। हाफ टाइम, हाफ टाइम क्या होता है? द टाइम इंटरवल इन विच वन हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल, one half of the radioactive nuclei originally present in the sample disintegrate is called half life। मतलब भाई जब मेरा, अगर मेरा टी है, मेरा टी हाफ, तो मेरा जो एन कितना बचा है, पहले एन नॉट था तो एन नॉट बाई टू, है ना। अगर मैंने टी लिया टी हाफ, अब जो मेरा जो रेडियो एक्टिव सैंपल बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, हाफ बचा हुआ है। पहले एन नॉट था तो एन नॉट था, अब उसका हाफ बचा हुआ है, ठीक है। भाई एन नॉट मेरा ओरिजिनल है टी इक्वल टू जीरो पे। अब टी इक्वल टू टी, एन मेरा जो है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर लेफ्ट एट टाइम टी। जब मैंने टी की वैल्यू लिया टी हाफ, तो एन कितना हो गया, एन नॉट बाई टू, एन नॉट बाई टू। तो यहाँ पे पुट कर दो भाई, एन मेरे पास फॉर्मूला है एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो भाई जब मेरा टी की वैल्यू टी हाफ है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन नॉट बाई टू इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी हाफ। सॉल्व करोगे यहाँ से तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.693 बाई लेमडा। सेम जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, है ना, केमिकल काइनेटिक्स में सेम पढ़ते हैं ना, सेम चीज, टी हाफ। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से टी हाफ आ गया 0.693 अपॉन लेमडा। टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, 0.693 अपॉन लेमडा। दस द हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल, then the half life of a radioactive substance is inversely proportional to its decay constant and is independent of n naught, obviously, है ना। टी हाफ जो है वो मेरा n naught पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, वो मेरा कांस्टेंट होगा सब सैंपल के लिए, चाहे वो यूरेनियम हो, सल्फर हो, कोई भी हो। टी हाफ जो होगा वो मेरा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n naught, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ओके। ये रिलेशन जो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है n इक्वल टू, write a relationship between the number of radioactive nuclei in the sample and number of half life। अगर आपको n और t हाफ के बीच में रिलेशनशिप लिखना है तो वो देखो क्या है, वो आएगा आपका n इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू एन, एन इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू एन। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, t अपॉन टी हाफ, और या t क्या है, n इंटू टी हाफ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि भाई टी हाफ उसके उसमें द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर एन हाफ लाइफ है, एन हाफ लाइफ। मान लो एक हाफ लाइफ हुआ, दो हाफ लाइफ हुआ, दो हाफ लाइफ मतलब क्या हो गया, टी हो गया। तीन हाफ लाइफ कितना हो गया, थ्री टी बाई टू। फोर हाफ लाइफ कितना हो गया, फोर टी, फोर टी बाई टू, है ना। उस हिसाब से कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि उस समय बताओ कितना मेरा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जो है वो कितना अनडिके, कितना बचा हुआ है। तो ये रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय काम आता है। एन इक्वल टू एन नॉट, एन इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू एन। याद रखो एन इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू एन, जहाँ पे एन क्या है, टी अपॉन टी हाफ, या टोटल टाइम क्या होता है, एन इंटू टी हाफ, है। टोटल टाइम क्या है, टी अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हम ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस रिलेशन को हम कैसे यूज करते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर टाइम टी। अगर टाइम टी के बाद, अगर टाइम टी के बाद आपसे पूछे कि कितना कितना रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिके है, तो एक और फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, एन इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू एन। एक एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से भी निकाल सकते हो। या कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, आपको लेमडा की वैल्यू नहीं देगा और आपको टी हाफ दे देगा, टी हाफ दे देगा तब, और फिर पूछेगा फाइंड एन। तब ये वाला फॉर्मूला काम आता है, एन इक्वल टू एन नॉट
1/2n। समझ आया? इसलिए ये वाला फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, t इक्वल टू n इंटू टी हाफ। दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। n इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। जहाँ पे ये फॉर्मूला लिखोगे उसके नीचे ये वाला फॉर्मूला भी लिखना, n इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n, जहाँ पे t इक्वल टू n इंटू टी हाफ। कभी गलती, कभी ये वाला इस पे क्वेश्चन आएगा तो मिस नहीं होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये हुआ संबंध। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है इसमें वो बचता है अल्फा डीके, बीटा डीके और ये वाला। तो भाई देखो, अल्फा डीके जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अल्फा डीके होता है तो उसमें से क्या होता है, अल्फा डीके होता है तो उसमें से एक हीलियम एटम निकल जाएगा, तो A-4 हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा, तो जो एक्स था वो वाई में बदल जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल देखो, मान लो आपके पास यूरेनियम 92 to 38 है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला तो He24 निकल गया। He24 निकल गया तो कितना बचा, 90। 92 था, 2 निकल गया तो क्या बचा, 90। 238 था, 4 निकल गया तो क्या बचा, 234। तो 90 क्या होता है, थोरियम। वो आपको याद नहीं रखना, इस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये PO है, पोलोनियम, PO84, इसमें से हीलियम निकला तो क्या बचा, PH82 204, ठीक है। हमेशा याद रखो, ये वाला सम शुड बी इक्वल टू ये वाला सम, और ये इक्वल टू ये वाला सम, ठीक है। कभी गलती नहीं होगी इसमें। ओके, लास्ट है बीटा, बीटा डिके। बीटा डिके देखो दो टाइप के होता है, मैंने बताया था, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस वाला जो, अगर बीटा माइनस डिके है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब E-1 और 0 निकलेगा। बीटा प्लस वाला डिके जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा बट विद पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। जैसे भाई मान लो यहाँ पे 15 था, तो मैं फोस्फोरस था, मैंने बोला कि इसमें एक बीटा माइनस डिके होगा। माइनस डिके मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन -1 0 होगा, है ना। तो 15 था, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 16। 16 माइनस 1 15, तो यहाँ पे जो 0 है तो 32 + 0 32, तो यहाँ पे क्या आ गया, सल्फर हो गया, ठीक है। तो बीटा माइनस डिके में क्या होता है, Z+1 हो जाता है यहाँ पे। और बीटा प्लस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z-1 हो जाएगा, क्योंकि ये 11 है, ये इलेक्ट्रॉन +1 और 0 है, तो 10 + 1 11 हो गया और 22 का 22 है। समझ में आया बीटा माइनस और बीटा प्लस? हाँ सर। ठीक है, पर ओके। हाँ इलेक्ट्रॉन बोलो। पॉजिटिव कैसे निकलता है? इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट ए पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन, इट्स अ पॉजिट्रॉन। इससे बोलो बीटा प्लस। बीटा में क्या है, दो टाइप का बीटा आ जाता है, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन, मतलब E-, E- और E+, E-, E+, ठीक है। वो बस उन्होंने फ्रॉम अ न्यूक्लियस इसको बीटा डिके। अगर या तो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का ही वर्जन है, एक और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या तो पॉजिट्रॉन समझ लो या प्रोटॉन समझ लो। अगर ये भी नहीं समझना, समझ लो प्रोटॉन है। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है, जेड। दोनों, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, जेड, प्रोटॉन भी होता है जेड, पर चार्ज अलग अलग होता है। समझ लो ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बात एक ही है, ठीक है। ओके, सो ओके सो ओके, ये हो गया। ओके, हाँ। फिर यहाँ से आता था आपका न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन के क्या डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। फ्यूजन का डेफिनेशन क्या होता है, और व्हाट आर द कंडीशन फॉर फ्यूजन फ्यूजन टू अकर, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, फ्यूजन मतलब क्या है, दो छोटे छोटे को मिलाओगे तो बड़ा आइटम बनेगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई डेंसिटी चाहिए। बस ये याद रखो, फ्यूजन के लिए मेरे को क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, तो मेरा न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ओके,
Okay, so this marks an end to your chapter. This marks an end to your chapter. But अब आपको मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा डीके पे, क्योंकि डीके वाला जो टॉपिक है उस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। अगर आप देखोगे जो ये अल्फा डीके बीटा डीके ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इतने क्वेश्चन भरे हुए हैं। मतलब अगर आपको इसमें मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा डीके पे, क्योंकि डीके ही है आपका जिसपे से आपका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके, क्वेश्चन है आपके पास। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता लगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको कैसे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हाउ मैनी हाउ मैनी अल्फा एंड बीटा माइनस हाउ मैनी अल्फा एंड बीटा माइनस पार्टिकल will be emitted will be emitted when when थोरियम 90 232 changes into PB82 208। चलो बताओ। पूरा मैथमेटिक्स है इसमें, कुछ ना पूरा मैथ्स है ना, जो फिट करने वाली बात है इसमें। चलो बताओ। छः अल्फा और एक और मिनट, एक मिनट। और 4 बीटा माइनस। सही सुनना है। हाँ करना सर। है कैसे करना है, मैथ्स है, पूरा पूरा मैथ्स है। आपको बस सेट करना है यहाँ पे बस कि भाई यहाँ पे मुझे चाहिए पी बी चाहिए 82 और 208। भाई 90 है ना, 90 है। और मैं मुझे हीलियम पहले, सबसे पहले तो मेरे को निकालना है इसमें से अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, हीलियम। मतलब 2 और 4, 2 और 4, है ना। तो तो इसमें से मैं कितना अल्फा पार्टिकल निकालूं। 90 है ना, 82 है। तो अगर मैं
और यहाँ पे मुझे चेंज करना है 32 से 8। मुझे पता है भाई बीटा माइनस क्या है, बीटा माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन -1 0 है। यहाँ से तो मुझे मास नंबर में कोई सहायता नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मुझे 32 से 8 पे जाना है, मतलब 32 से 8 8 हो गया 24। तो ऑब्वियसली बात है सर, मेरे को यहाँ पे कुछ, मुझे तो यहाँ पे 6 अल्फा पार्टिकल चाहिए ही चाहिए, तभी जाके 6 × 24 और 8 मतलब 32 हो गया, तभी जाके सेटिस्फाई होगा। ठीक है। अब क्योंकि ये किया मैंने, तो 6 × 2 = 12, 12 मतलब 94 हो गया ना। 94 हो गया, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -1 0 है। 94 हो गया तो 4 यहाँ पे आ गए, है ना। सेट करना है, बस सेट करने वाली बात है। 2019 का क्वेश्चन है जेई का, जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ ये वाला, सेम क्वेश्चन। ठीक है, ओके। हाँ सर। अगला क्वेश्चन करो। द हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 92 238 अगेंस्ट अगेंस्ट अल्फा डिके is 1.5 into 10 की पावर 17 second. What is the activity of a sample of uranium 92 238 having 25 into 10 की पावर of 20 atom? देखो क्या बोला यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे इसने आपको दे दिया, टी हाफ दे दिया है कितना, 1.5 into 10 की पावर ऑफ 17 सेकेंड। फिर बोल रहा है कि इसके पास कितने एटम बचे हैं, एन आपको दे दिया है इसमें 25 into 10 की पावर ऑफ 20 एटम। ठीक है। और आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ इतना, आर मतलब आपसे पूछा है कि इस एटम में अगर इतने एटम है, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल हैविंग इतना एटम। ठीक है। आपसे एक्टिविटी पूछा है ऑफ अ सैंपल, एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल क्या होता है, वो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल होता है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। ये होता है रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट इनटू एन, मतलब कितना डिके हो कांस्टेंट उस इनटू कितना कितना ये अनडिके एटम, कितना अनडिके न्यूक्लियस बचा हुआ है, कितना एन बचा हुआ है। आर इक्वल टू लेमडा एन को हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, आर इक्वल टू लेमडा एन को हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल निकालने के लिए। आर इक्वल टू लेमडा, लेमडा कैसे निकालेंगे भाई, टी हाफ हमको पता है, तो भाई टी हाफ क्या फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा को लिख सकता हूँ मैं 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू एन। टी हाफ पता है, एन पता है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो। अ रेडियो एक्टिव isotope has a half life of t years after
हाउ मच टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम इज इट्स एक्टिविटी, यार एक्टिविटी पूछा है, इज reduced to 6.25% of its original activity। चलो निकालो। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसका हाफ लाइफ है टी, उसका हाफ लाइफ जो है वो है टी ईयर्स है। फिर पूछे कितने साल के बाद, टाइम निकालना है अपने को, टाइम कितने साल के बाद उसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी टू 6.25% ऑफ इस ओरिजिनल एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते थे, आर से। ओके, ओरिजिनल एक्टिविटी और कुछ कुछ बात कर रहा है तो भाई मैं ओरिजिनल एक्टिविटी को ले लेता हूँ आर नॉट से, और अभी की जो एक्टिविटी है वो मैं ले लेता हूँ आर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओके, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि भाई आर बाय आर नॉट आपको दिया हुआ है 6.25%। क्या ये समझ में आ रहा है? आर अपॉन आर नॉट आपको दिया हुआ है, हाउ मच टाइम इज एक्टिविटी रिड्यूस टू 6.25% ऑफ इज ओरिजिनल एक्टिविटी, तो आर बाय आर नॉट आपको दे दिया है 6.25%। तो भाई आर बाय आर नॉट, आर क्या होता है भाई, लेमडा इन। तो भाई आर बाय आर नॉट क्या हो जाएगा भाई, एन अपॉन एन नॉट। अब हम अभी हमने पढ़ा था एन का फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन होता है, पढ़ाया था। एन इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू की पावर एन, तो एन बाई इसकी तो मैंने लिख सकता हूँ वन बाई टू की पावर एन, जहाँ पे एन क्या हो, टी क्या हो जाता है, एन इंटू टी हाफ। ठीक है, आर बाय आर नॉट की वैल्यू दी हुई है 6.25%, 6.25% इक्वल टू 1/2 की पावर एन। 6.25 कितना हो गया, 625/100 इक्वल टू 1/2 की पावर एन। ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 25, 25 और 25 4, नहीं ये क्या लिख दिया मैंने, ये हो गया आपका अ, ये सही तो लिखा है, 625/100, सॉरी 6.25 है ना यार, 6.25% का 100 यहाँ पे आया, और 625 का फिर 100 आएगा अंदर यहाँ पे, है ना। तो 625/16 आ जाएगा, तो 25 × 25, 25 400, 25/16, ठीक है। तो 1/16 इक्वल टू 1/2 की पावर एन, तो ये कितना आ गया, इसको मैं लिखूंगा 4। 1/2 की पावर 4 इक्वल टू 1/2 की पावर एन, यहाँ से एन आ गया 4। ठीक है, आपसे वो टाइम क्या पूछ रहा था, टाइम टी, एन इंटू टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ टी है, तो आंसर कितना आ गया, 4 × टी, 40 आंसर हो गया, 40 ईयर्स। तो मैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं जितने भी फॉर्मूले जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं लिख देता हूँ। तो 3 ही फॉर्मूले हैं इसमें जो अभी हमने पढ़े हैं इसमें, यहाँ पे आ जाओ। पहला, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा, टी हाफ इक्वल टू 0.693/λ। तीसरा, एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन, यहाँ पे टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला तो। चौथा, आर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ एन, यहाँ पे आर क्या है, एक्टिविटी ऑफ सैंपल, एक्टिविटी ऑफ सैंपल।
जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें, जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से यही चार फॉर्मूले यूज होंगे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो दूसरा, एक क्वेश्चन करो। द डिके कांस्टेंट ऑफ, द डिके कांस्टेंट फॉर अ, फॉर अ रेडियो न्यूक्लियाई, रेडियो न्यूक्लाइड has a value of 1.386 डे इनवर्स। पूछा है आपसे आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम will a given sample, will a given sample, will a given sample of this radionuclei get reduced to only 6.25% of its present number। जेई 2024 का क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, यही चार फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, है ना। तो एन क्या है, एन नॉट क्या है, लेमडा क्या है, टी क्या है, टी हाफ क्या है। पांच चीजें, एन, एन नॉट, लेमडा, टी हाफ और टी, और आर, देखो छह चीजें। ये छह चीजें क्वेश्चन से देखो आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, क्या क्या आपको दिया हुआ है। सबसे पहले भाई डीके कांस्टेंट की बात कर रहा है, भाई लेमडा दे दिया मेरे भाई, लेमडा दे दिया, ये 1.386 दिया हुआ है। और यूनिट क्या है, डे इनवर्स। ठीक है भाई, ये दे दिया मेरे को। और क्या दिया हुआ है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द गिवन सैंपल। अच्छा, कोई सैंपल जो होता है कितने टाइम के बाद, मतलब ऑफ इज प्रेजेंट नंबर, प्रेजेंट नंबर क्या होता है, एन नॉट, उसका 6.2 मतलब एन, एन भी आपको दे दिया है भाई, 6.25% ऑफ एन नॉट दिया हुआ है। ठीक है, दो चीजें पता लग गई अपने को, बोलो हाँ है ना। दो चीजें पता लग गई। हेलो, अरे यहाँ पे हो क्यों। हाँ सर। पूछा क्या है, टाइम। भाई सीधी सी बात है भाई, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस एन टी लगा दो। एन मुझे पता है कितना है, 6.25 बाई 100 इंटू एन नॉट, 6.25 अपॉन 100 इंटू एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। सॉल्व कर दो। 625/100 अभी देखा था 1/16 होता है। ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ से आ गया ई की पावर लेमडा टी इक्वल टू 16। ठीक है, लॉग ले लो, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा लेमडा टी, लॉग ई 1 हो गया इक्वल टू लॉग ई 16, लॉग ई 16 हो गया, तो लॉग ई ई। ठीक है, लॉग ई 16 है लेमडा टी, लॉग ई को लॉग ई को बेस 10 में करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, लॉग 10 16 बेस 10, लॉग 16 को लिख सकते हो 4 log 2। नहीं, इतना मैथमेटिक्स आता है ना। हाँ। आ गया। हम्म, इसके बाद कितना आ गया भाई, लेमडा टी इक्वल टू 2.303 इंटू 4 log बेस 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो यहाँ से टी निकालना था अपने को। 2.303 इंटू 4 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3 इंटू लेमडा, लेमडा कितना है, 1.386 डे इनवर्स, और 1.386 डे इनवर्स है, तो आंसर जो आएगा आपका डे में आएगा, जो भी आएगा। यहाँ अब पे कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट 2 आ रहा है। 1.386 ठीक है, 2 days, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। यही यही चार फॉर्मूला है जो मैंने लिखवाया हुआ है, हूबहू अपने कॉपी में जाओ लिख दो, लिख लो।
ठीक है, इन्हीं चार फॉर्मूले से क्वेश्चन आएंगे और आते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो इसके, न्यूक्लियर के सब सॉल्व हो जाएंगे। जितने फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाए हैं उन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करो। हाँ, चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सीक्वेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीक्वेंस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, सीक्वेंस ऑफ रेडियो एक्टिव। अच्छा, अभी तो तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम है ना, चलो बढ़िया है, तुम्हारा न्यूक्लियर भी खत्म हो गया। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप वाइज आपको रेडियो एक्टिव डीके दिया हुआ है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देखना, अभी जो करोगे ना, एग्जाम दोगे, कल कल है ना एग्जाम। हाँ सर। देखना न्यूक्लियर के, देखना क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, देखना सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये बोला है कि आपके पास डी था, इसमें से अल्फा निकला तो बन गया D1, इसमें से बीटा माइनस निकला तो बन गया, D2, इसमें से अल्फा निकला तो बन गया D3। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, बोला है कि द न्यूक्लियो नंबर, ठीक है ध्यान से पढ़ना, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ D2 दिया हुआ है आपको 176 और 71 रिस्पेक्टिवली, मतलब 176 न्यूक्लियो नंबर है, 71 एटॉमिक नंबर है। तो आपसे पूछा है कि भाई डी का और D3 का और D1 का एटॉमिक नंबर मास नंबर बता दो। चलो बताओ, मैथमेटिक्स है भाई, ये सब करने में मजा आता है। चलो, 176 और 71 है ना, 176 और 71। चलो, D2 का आपको दिया हुआ है और बाकी का आपसे पूछा है। हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर, वही कर रहे हैं। करो करो करो। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आपके, आपको सीबीएसई में भी दिखेंगे और जेई में भी दिखेंगे। यही क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स सर, का। हाँ, बताओ। टी का 178 74। नहीं, डी का कितना आ रहा है, 178, नहीं सॉरी, 180 और 74। 180 और 72 सही है। D1, फिर हाँ, D1 176 और 70। D2 तो पता ही है, डी और D3, 174 और 67। 174, D3। अरे नहीं, क्या करो, एक मिनट, सॉरी सॉरी, 172 और 69। हाँ यार, प्लस माइनस में गलती मत करो यार। प्लस प्लस 4 -4 -2 करना है यार, उसमें इतना, इतनी थोड़ा समझ संभल के। ठीक है, समझ में आ गया तुमको, ठीक है फिर। चलो, अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर, द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम U-92-238 decays successively to form to form thorium, Pa, uranium,
वापस थोरियम, फिर Ra एंड Rn। आपको बताना है what are the radiation emitted in each decay process। आपको बताना है हर डिके प्रोसेस में कौन सा एमिशन हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से चालू करो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, यहाँ पे लिखो भाई 92 टू 38। ठीक है, ये डिके होके पहले क्या बन रहा है, थोरियम 90 टू 34। तो यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या निकला होगा, देख के क्या अल्फा। क्या पता लगेगा, अल्फा निकला होगा, मतलब यहाँ से अल्फा डिके हो गया। ठीक है, ओके। इसके बाद ये क्या बन गया, फिर इसके बाद ये बन बीटा गया Pa 91 टू 34। तो यहाँ पे क्या निकला है, बीटा यहाँ पे माइनस। यहाँ पे निकला है बीटा माइनस, मतलब यहाँ पे निकला इलेक्ट्रॉन -1 0। ठीक है, ओके। फिर ये क्या बन गया मेरे भाई, ये बन गया है फिर, कहाँ गया ये, Pa से बन गया वापस U, ये बन गया वापस U 92 टू 34। अब क्या निकला इसमें से, बीटा प्लस। बीटा प्लस कैसे निकलेगा, इसमें से ये है ना, तो वापस इलेक्ट्रॉन वापस बीटा माइनस निकला है ना, 92 -1 91 हो अच्छा जाएगा ना। 90 ठीक है, फिर वापस यूरेनियम से क्या निकला है भाई, क्या निकलेगा, तो थोरियम बनेगा 90 टू 30। अल्फा। ये तो अल्फा दिख रहा है वापस 2 4। ठीक है, फिर थोरियम से क्या बना ये, Ra 88 226, ये भी क्या दिख रहा है, अल्फा, है ना। अल्फा। अब यहाँ से क्या बना, Rn 200, यहाँ Rn क्या है 86, तो ये भी, और 222, ये भी क्या हो गया, अल्फा। सुना है, हाँ सुनो। चलो एक और क्वेश्चन करो। कोई कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है मेरे पास ए, तो उसमें से मेरे अल्फा हुआ तो बना A1, उसमें से बीटा हुआ तो बना A2, उसमें से अल्फा हुआ तो बना A3, उसमें से गामा निकला तो बना A4। ठीक है, तो पूछा है, दिया तो आपको मास नंबर ऑफ ए फोर का जो मास नंबर है वो दे दिया है बस 172, और A4 का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो दे दिया है 69। तो पूछा है कि ए का कितना होगा मास नंबर, ए का मास नंबर एटॉमिक नंबर कितना होगा, चलो 31। और बीटा में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बीटा माइनस या बीटा प्लस, मान लो कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ बीटा लिखा है, अभी मैंने क्या लिखा है, सिर्फ बीटा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेके चलना है, अगर बीटा प्लस, अगर उसको लिखवाना होगा तो वो लिखेगा बीटा प्लस, तब आप इलेक्ट्रॉन +1 0 लोगे। अगर बीटा के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्लस या माइनस, तो आप इलेक्ट्रॉन -1 0 लेके चलोगे। ठीक है, चलो बताओ। गामा डिके में कुछ नहीं होता है, गामा में सिर्फ एनर्जी वो होती है, तो गामा में ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। A4 आपको दिया हुआ है, आपको बताना है भाई ए कितना होगा। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे सकता हूँ मैं, तो ऑप्शन क्या लोगे, तो मैथमेटिक्स है ये जो सेट। बताओ भाई, ए क्या, ए का बता दो, सबका बता दो, ए का बता दो, A1 का बता दो, A2 का बता दो। एक का हो जा रहा है 176 और 72।
ए का क्या हो रहा है? चेक करो, मैथमेटिक्स में गलती मत करो मेरे भाई। देखो यार, A4 है आपके पास, सिक्सटी हाँ नाइन हाँ हाँ। 172। ये भी कितना हो गया, 178 और 69। 72। नहीं, मैथ मैथ मैं देखो कहीं गलती कर रहे हो, देखो देखो आराम से। 69 और 172 है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से अब देखो। A2 से तुम अल्फा निकाल रहे हो ना, अल्फा मतलब क्या था, यहाँ पे मेरे पास He24 होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे लिख लो। अगर 69 कितना हो गया, 69 कितना हो गया, 71। 172 और 4 कितना हो गया, 176। ठीक है। अच्छा यहाँ से बीटा निकला, मतलब बीटा मतलब यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन -1 0। तो 71 -1 कितना बचा, 70। और ये तो हो गया 176। यहाँ से अल्फा निकला, समझता यहाँ पे क्या ऐड हो, यहाँ पे क्या है, He24। 70 72 180। ठीक है, बोलो। ठीक है सर। मैथमेटिक्स है भाई, मैथमेटिक्स है। एक बारे में एक ही स्टेप करो, गलती नहीं होगी। जैसे मैंने किया, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मान लो आपसे कंफ्यूजन हो रही है, मान लो यहाँ पे लिखा है अल्फा, तो तुम अलग से लिख लो। अच्छा अल्फा मतलब यहाँ पे आएगा +He24। और फिर इन दोनों का सम होगा ये, और इन दोनों का सम होगा ये, है ना। फिर बीटा माइनस मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन -1 0। अच्छा इन दोनों का सम होगा ये, इन दोनों का सम होगा ये, 71 -1 70। 176 + 0 176। यहाँ पे अल्फा है, मतलब He24, इन दोनों का सम होगा 72, इन दोनों का सम होगा ये। खत्म, है ना। मैथमेटिक्स में गलती मत करो भाई, कॉन्सेप्ट समझने के बाद। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना भाई न्यूक्लियस न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है वो होता है ओवर। यहाँ पे न्यूक्लियर वाला चैप्टर होता है ओवर। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेमी कंडक्टर्स। आप एग्जाम दे के आओ कल, एग्जाम दे के आओ, ठीक है। और सेमी कंडक्टर्स में आपने आपको गेट पढ़ लिया ना आपने, गेट्स। गेट्स सबको पता है कि नहीं पता हाँ है, कल एग्जाम हाँ सर, एक बार रिवाइज करना मुझे। रिवाइज रिवाइज करवा देना, क्योंकि गेट्स से ना क्वेश्चन आता है, आपके जेई में भी आएगा, उसमें भी आएगा, ठीक है। मैं गेट्स आपको जल्दी से 5 मिनट के अंदर रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। 5 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दूंगा गेट्स। मान लो अगर क्वेश्चन कल आया, सो यू शैल बी एबल टू सॉल्व इट। चलो, तो जल्दी से आपको, कितने टाइप के गेट्स होते हैं सबसे पहले, मैं चलो अलग पेज पे ले चलता हूँ, फ्रेश पेज। टॉपिक नेम इज गेट, ठीक है। पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नॉर गेट, चौथा होता है नैंड गेट, पांचवा होता है नॉट गेट, और छठा होता है एक्स और गेट, सातवां होता है एक्स नॉर गेट, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने इन पांचों को ब्लैक में लिखा, इसको इसमें लिखा, क्योंकि ये आपका जेई वेई में आएगा, सीबीएसई में इतना ही पूछता है, ठीक है। बट अपने को सब पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। और मतलब क्या हुआ, ऐड। और मतलब ऐड, ऐड मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। नॉट मतलब क्या हुआ, अपोजिट। नॉर मतलब क्या हुआ, और का उल्टा, और का उल्टा। लैंड का मतलब क्या हुआ, एंड का उल्टा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक सी बात, जो हम आम चार की भाषा में यूज करते हैं। ये बताता हूँ अभी क्या है। रुको, मैंने गेट्स के बारे में ना एक बार यहाँ पे मैंने, हाँ रुको, मैंने यहाँ पे ना पढ़ाया था एक बच्चे को। ये लो, अपना टाइम बच जाएगा। देखो देख, गेट्स देखो, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर। हाँ देखो, 4 मार्क्स में आ सकता है। देखो एंड गेट, सबसे पहले एंड मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब देखो आपके पास गेट है, तो गेट में देखो दो इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा। दो इनपुट, एक आउटपुट। दो इनपुट मैंने बोल दिया ए और बी,
एक आउटपुट होगा वाई। तो वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई मतलब ए इंटू बी। अब दो इनपुट है, और उसके बाद दो इनपुट है, तो आप कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 2, तब 4, है ना। तो दो इनपुट कैन बी आइदर 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ से मेरा बुलियन एक्सप्रेशन क्या आ गया, वाई इक्वल टू ए इंटू बी। एंड गेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे, ये ए है ये बी है, तो आउटपुट मेरा वाई कितना आ गया, ए इंटू बी। ठीक है। और गेट मतलब क्या होता है, ऐड और को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। एंड को कैसे करते थे, ऐसे। ठीक है। दो इनपुट है एक आउटपुट है, ये ए दो इनपुट है एक आउटपुट है, तो वाई क्या है मेरे पास, ए प्लस बी। ऐसे दो 0 0 0 1 1 0 1 1। मुझे मेरा आउटपुट क्या है, ए प्लस बी। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। है ना। जीरो मतलब लो, वन मतलब हाई। ऐसे होता है इसको, ये जीरो होता है ये वन होता है। मतलब जब दोनों लो है तो लो होगा, जब एक लो है एक हाई है तो हाई होगा, जब एक हाई है दूसरा लो है तो तब भी हाई होगा, और जब दोनों हाई हाई है तब भी हाई होगा। ठीक है। तीसरा, नॉट गेट। नॉट गेट मैंने क्या बताया था, उल्टा होता है, रिवर्स। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ऐसे। अब एक इनपुट है एक आउटपुट है बस। एक इनपुट है तो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो जीरो होगा या वन होगा। तो जीरो होगा तो इसका आउटपुट हो जाएगा वन, वन होगा तो उसका आउटपुट हो जाएगा जीरो। ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको नॉर गेट। नॉर गेट मैंने बताया क्या है, और प्लस नॉट। और नॉट मतलब और का फिर उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगा, नॉर गेट। ए बी जीरो ये थे। अभी हमने देखा था ए बी का, और यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ और वाला। और में मैंने क्या बोला भाई, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब हम तो नॉर कर रहे हैं, नॉर नॉर में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, वन का उल्टा जीरो, वन का उल्टा जीरो। तो नॉर में क्या करेंगे हम, पहले और गेट बनाएंगे, यहाँ पे गोला बना मार देंगे। तो ये क्या बन गया मेरा, नॉर गेट। सिमिलरली हमारा है नैंड गेट। एंड गेट बनाओ, उसमें गोला मार दो, तो क्या बन गया, नैंड गेट। तो एंड में क्या होता था मेरा, एंड में क्या क्या होता था मेरा, मल्टीप्लाई। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब नैंड गेट में क्या हो जाएगा भाई, एंड का उल्टा, जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो। ये चार गेट समझ में आए, ये पांच गेट समझ में आए। और गेट, एंड हाँ गेट, सर। नॉट गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। ठीक है। छठा है एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट। एक्सऑर गेट क्या होता है, देखो। एक्सऑर गेट को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं ऐसे, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, ये वाई इनपुट है। और इसका जो एक्सप्रेशन है, वाई इक्वल टू ए जॉर बी। जॉर बी क्या होता है, इसमें चार इनपुट है। अब इसमें जॉर में क्या होगा, जब मेरा दोनों इनपुट अलग अलग है तब मेरा आउटपुट हाई आएगा, और जब मेरा दोनों इनपुट सेम है तब मेरा आउटपुट जीरो आएगा। फिर से सुनो, जब मेरा दोनों इनपुट डिफरेंट है, 0 1 या 1 0, तब मेरा आउटपुट हाई आएगा, और जब मेरा दोनों इनपुट सेम है तो मेरा आउटपुट जीरो आएगा। तो ये क्या बन गया, एक्सऑर गेट। एक्सनॉर गेट क्या होता है, इसका उल्टा। जब मेरा दोनों इनपुट सेम है तब मेरा आउटपुट हाई आएगा, और जब मेरा दोनों इनपुट डिफरेंट है तब मेरा आउटपुट जीरो आएगा। एक्सनॉर गेट को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो एडर वेडर है। अब मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ। देखो, आपको देखो इसमें से न्यूमेरिकल कैसे मिलेगा। इतना बेसिक समझ में आया। हाँ सर। ठीक। बोल देगा आपको कि भाई ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसका ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। बोल देगा ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, ये आउटपुट वाई है, फाइंड वाई। क्या बोल देगा, फाइंड वाई। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका, सर ये ए है तो सर ये भी ए है, देखो ये ए है, ये भी ए है, ये ए है तो सर यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। सर ये कौन सा गेट है? सर एंड गेट है, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, ए इंटू बी। सर ए इंटू बी यहाँ पे आया, ए इंटू बी यहाँ पे आया। सर ए ये कौन सा गेट है? सर और गेट है, और गेट में क्या होता है, ऐड होता है, मतलब बाइक मेरा कितना आ गया, ए प्लस ए इंटू बी। बोलो समझ में आया? या हाँ एक सर। और और इसका फिर पूछ देगा फाइन, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, एक्सप्रेस द ट्रुथ टेबल। कैसे करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, भाई दो इनपुट है ए और बी, तो लिख लो भाई ए और बी, ठीक है। ये वाई है तो इन दोनों का आउटपुट ले लो, ये ले लो वाई डैश, तो ले लो वाई डैश। फिर वाई डैश और ए मिलके बनाएगा आउटपुट वाई, ठीक है। ठीक है, ए और बी है तो भाई दो ही इनपुट पॉसिबल है, जीरो जीरो है, जीरो चार वन है, वन जीरो है और वन वन है। सही है इतना? सही है इतना? हाँ सर। वाई डैश में क्या आ रहा है भाई, एंड गेट हो रहा है, ये एंड है ना, एंड मतलब जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन वन। अब वाई डैश और ए, वाई डैश और ए का हो रहा है और गेट, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। बोलो, ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है इसमें? आपको बोल देगा, आपको बोल देगा कि भाई ये मेरे पास, ऐसे आपको बना के दे देगा, ऐसे। हम्म, ऐसे बना के दे देगा आपको, ठीक है, ऐसे बना के दे देगा। और फिर यहाँ पे भी बनाएगा एक, ठीक है। यहाँ पे बोल देगा ये टाइम, यहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसे कर देगा कि भाई ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, ये टाइम T3 है, ये टाइम T4 है, ये टाइम T5 है, ये टाइम T6 है, ये टाइम T7 है, ऐसे करके दे देगा। और ये टाइम T8 है, ठीक है। और इसका भी बना के दे देगा आपको कि भाई ये जा रहा है ऐसे, फिर ये ब्लैंक है, फिर ये भी ऐसे है, और फिर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। बोल देगा ये आपके पास दो सिग्नल है ए और बी, ठीक है, इतना बोल दिया। और फिर आपसे आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका वो बनाओ, आउटपुट बनाओ। जब मैंने ये इनपुट ए और बी, जब मैंने ये ए और बी किस पे दिया, एंड गेट पे दिया, किस पे दिया, एंड गेट पे दिया। जब मैंने ए और बी को किससे पास करवाया, एंड गेट से, तब इसका क्या आउटपुट आएगा, एंड गेट पे, और गेट पे, नैंड और नॉर गेट पे। चलो सब देखते हैं। जब मैंने इन दोनों इनपुट को मैंने आउटपुट ऑफ, जब मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ एंड गेट, जब मैंने इन दोनों को एंड गेट से पास करवाया, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाँ समझ रहा हूँ। ठीक है। जब मैंने इसको एंड गेट से पास कराया, देखो ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, वन है, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन। एंड गेट मतलब क्या हुआ, जीरो जीरो इंटू वन जीरो। इस टाइम इंटरवल में दोनों वन वन, तो वन इंटू वन वन, ठीक है। इस वाले टाइम इंटरवल में ये जीरो है, ये वन है, जीरो इंटू वन जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो है, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो है, जीरो। इस वाले टाइम इंटरवल में ये भी वन है, ये भी वन है, तो वन। इस वाले में जीरो इंटू जीरो जीरो, इसमें वन इंटू जीरो जीरो। समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ सर। ठीक है। अगर मैं अब बोलूं कि मैं इसको नॉर गेट से पास करता, समझो सही से, नॉर गेट, अब मैं इसको नॉर गेट से पास करता हूँ ना, कोई भी गेट दे सकता है, ए और बी दो इनपुट है। अगर मैं नॉर गेट से पास कर रहा हूँ, मतलब और का उल्टा, है ना। ओके, नॉर गेट से पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो 0 + 1 1, 1 का उल्टा 0, तो यहाँ से क्या पास होगा इतना इसमें। ये था आपका T1, ये था T2, ये था T3, ये था T4, ये था T5, ये था T6, ये था T7। ये ऐसे क्वेश्चन आपको सीबीएसई में मिलेंगे। ठीक है, ओके। T1 से T1 से T2 के बीच में ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 है। तो 1 + 1, 1 + 1 1, 1 का उल्टा 0। ठीक है भाई, इस वाले में ये 1 है, ये 0 है, तो 1 + 0 1, 1 का उल्टा यहाँ पे भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 0, 0 का उल्टा 1। इस वाले टाइम इंटरवल में ये भी 0 है, ये भी 0, 0 + 0 0 का उल्टा 1। इसमें 1 + 1 1, 1 का उल्टा 0, 0 0 का 0 0 का उल्टा 1, 0 1 का उल्टा 1 का उल्टा 0। सुनना है कैसे बनाना है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूँ, नैन दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, बना लोगे, बना लोगे। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके गेट से। ये जो मैंने आपको अभी जो हमने पढ़ा ये गेट वाला ना, आपका जेई में 4 नंबर सिक्योर हो गया। जेई में 4 मार्क्स में गेट का क्वेश्चन में यही आता है, यही 5 गेट पढ़ने हैं बस आपको। ठीक है, गेट्स गेट्स का क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा आपसे। अब ठीक है सर। ठीक है, मैं ये वाला भी पीडीएफ भेज दूंगा आपको, एक बार वो तो बुक में होगा ही, मैं फिर भेज देता हूँ। ठीक है, याद रखो, हमेशा याद रखना गेट में ना गलती मत करना, सिंपल सिंपल चीजें गलती मत करना ना, कि जो चीजें आसान है उसमें गलती, उसमें अपने को गलती नहीं करनी है। और एंड, नॉट, नॉर, नैंड। ठीक है, एक और चीज, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, बताओ। क्या सर? कौन से गेट्स यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्स। हम्म 9 और 9। नैंड एंड नॉर, नैंड एंड नॉर, नैंड एंड नॉर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, अब आपसे पूछोगे सर ये यूनिवर्सल गेट क्या है, क्या होता है, मतलब क्या इसका सिग्निफिकेंस है। नैंड एंड नॉर गेट से ना कैन इस उसको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, क्योंकि हम कोई भी बूलियन फंक्शन को नैंड और नॉर से लिख सकते हैं। हम और गेट बना सकते हैं नैंड और नॉर से, हम एंड गेट बना सकते हैं नॉर और नैंड से, हम नॉट गेट बना सकते हैं नॉर और नैंड से। यूनिवर्सल क्या होता है, जैसे आपने बायो में पढ़ा हुआ होता है यूनिवर्सल डोनर, है ना, ओ नेगेटिव जो होता है, वो किसी को भी खून दे सकता है, वही चीज है। यूनिवर्सल गेट मतलब क्या हुआ कि भाई आप यूनिवर्सल गेट की मदद से आप बाकी गेट्स बना सकते हो। ठीक है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, आप नैंड और नॉर की हेल्प से, मतलब लॉजिक सेट करके, दो तीन, मतलब 2 नैंड गेट, एक नॉर गेट, 3 नॉर गेट, ऐसे करके लॉजिक सेट सेट करके आप कोई भी गेट बना सकते हो इन दोनों गेट की हेल्प से। ठीक है, तो देखो, और मतलब A + B, एंड मतलब A × B, ये मतलब Y = A बार, नॉर मतलब A + B का उल्टा, ये मतलब A × B का उल्टा। ठीक है, हाँ सर। नॉट गेट को हम थोड़ा हम इन्वर्टर ही बोलते हैं, इन्वर्टर। ठीक है, चलो कल एग्जाम दो। ठीक है, कल एग्जाम दो, फिर हाँ क्वेश्चन सर। पेपर डिस्कस करना, क्वेश्चन पेपर भेजना, वी विल डिस्कस इट। ठीक है, अच्छे से दो। कल कितने बजे से एग्जाम है, 10 से 1।
नहीं 1 से नहीं 2 से 5। वो 2 से 5, ओके ठीक है। तो फिर रात में अगर आपको रिवाइज वाइज करना है तो यू कैन रिवाइज इट, एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर थैंक डिस्कस यू। करते हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके। ओके ब्रो। ओके। ओके, गुड नाइट, हाँ, टेक केयर। गुड नाइट सर।